डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिचल है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूँ। इस समय मेरी उम्र 43 साल है और जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 1990 में घटी थी। उस समय मैं लगभग 10 साल का था और अपने शहर में दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा घूमा करता था। ये कोई ज़्यादा बड़ा शहर नहीं था, एक छोटा सा टाउन था, लेकिन यहाँ पर सुविधाएं सभी मौजूद थी। बस एक खौफ जो हर तरफ फैल गया था। हमारे शहर में पहले कभी इतने ज़्यादा क्राइम हुए ही नहीं थे। कोई गायब नहीं होता था, कोई झगड़ा नहीं होता था, कोई कत्ल नहीं होता था। लेकिन जब से ये 3 बच्चे गायब हुए थे, हमारे शहर में दहशत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरने लगे थे। वो बच्चे कैसे गायब हो रहे थे, वो जो उन्हें इस तरह गायब कर रहा था, कहाँ ले जा रहा था, किसी के पास कोई जवाब नहीं था और दहशत धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। पुलिस वाले उन बच्चों को ढूंढने के लिए आसपास के हर इलाके में तलाश कर रही थी। पास में ही जंगल पड़ते थे और पुलिस वालों का डर था कि जो भी किडनैपर है वो बच्चों को जंगल में ले जाता है और शायद वहाँ मार देता होगा या घर वालों से फिरौती मांगने का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन लगभग 2 महीने बीत चुके थे। वो बच्चे तो गायब हो गए थे, लेकिन वो किडनैपर अब तक घर वालों से पैसे नहीं मांग रहा था। इसीलिए सब डरे हुए थे। पुलिस वालों को इस चीज़ का भी डर था, कहीं ये किसी सीरियल किलर का तो काम नहीं जो बच्चों को उठाकर मार देता हो। इसी कारण 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद हो गए थे। बच्चों को हर कोई घर रखना चाहता था जब तक वो किडनैपर पकड़ा नहीं जाता। दहशत बढ़ती जा रही थी और समझ किसी के नहीं आ रहा था। ये वो वक्त था जब सभी बच्चे गेम पार्लर में बहुत ज़्यादा जाया करते थे। गेम पार्लर में कई वीडियो गेम्स हुआ करती थी और मैं खुद वीडियो गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था। मेरे पिता हर बार वीकेंड्स में मुझे गेम पार्लर लेकर जाते थे और मेरे ज़्यादातर दोस्त वहीं पर मुझे मिल जाते थे। उनके साथ मल्टीपल गेम्स खेलने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आता था और रात को घर बैठकर मैं पूरी रात इस चीज़ के बारे में सोचता रहता था कि कैसे उसे दोबारा हरा पाऊंगा। उस समय हम बेसबॉल भी खेला करते थे, लेकिन जब से ये गेम पार्लर्स इस तरह हमारे शहर में आए थे ना, सभी बच्चे पागल हो गए थे। पुलिस वालों ने हर घर जाकर सबको सतर्क करना शुरू कर दिया था कि कोई भी अनजान किसी को नजर आए या किसी को ऐसे पर शक हो जो बच्चों के ज़्यादा करीब आने की कोशिश कर रहा हो तो पुलिस को सबसे पहले बताया जाए। मुझे उस किडनैपर से ज़रा भी डर नहीं था। मैं जानता हूँ हम जिस कॉलोनी में रहते हैं यहाँ कोई खतरा हो ही नहीं सकता। अगर गलती से भी कोई अनजान यहाँ पर आ जाए ना, सबको उस पर शक होने लगता है। इसीलिए अपनी इस कॉलोनी में खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया करता था। मैं अपने दोस्तों के घर जाता और कभी कभी रात के 10 बजे अपने घर वापस आता, बिल्कुल अंधेरे में। तब भी डर नहीं लगा करता था, क्योंकि हमारी कॉलोनी में कई ऐसे लोग हुआ करते थे जो बाहर ही घूम रहे होते थे। किसी को शक तक नहीं था कि किडनैपर हर किसी से कितना ज़्यादा तेज़ है। मेरी उम्र 10 साल थी, इसीलिए मुझे आइसक्रीम खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। मेरे पिता मेरे लिए खास महंगी वाली आइसक्रीम तो लेकर आया करते थे, लेकिन बहुत कम लाया करते थे। उनका मानना था कि आइसक्रीम खाने से दांत सड़ने लगते हैं और अब मेरे पक्के दांत आ चुके हैं, ये सड़ने नहीं चाहिए। अब मेरे पिता ने आइसक्रीम लाना कम कर दिया था। फिर भी पॉकेट मनी तो मुझे मिला करती थी। अब उस पॉकेट मनी से मैं ढेर सारी चीज़ें कर सकता था। कॉमिक्स ला सकता था, हाथ से खेलने वाली गेम्स ला सकता था, बेसबॉल का बैट ला सकता था, लेकिन मैं उन पैसों को संभाल कर रखता था।
हमारे शहर में आइसक्रीम मैन घूमा करते थे, यानी बड़े से आइसक्रीम ट्रक में। जो कहीं खड़ा दिख जाए मैं भागकर वहां पहुंच जाया करता था आइसक्रीम खाने के लिए। हमारे यहाँ कई कंपनीज के ट्रक आया करते थे। कुछ बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ करते थे, कुछ काफ़ी कम टेस्टी आइसक्रीम दिया करते थे, लेकिन फिर भी आइसक्रीम तो आइसक्रीम है ना। मुझे हर तरह की आइसक्रीम खानी पसंद थी। इस बार शाम के 6 बजे मैं अपने दोस्त के घर से सीधा अपने घर की तरफ आ रहा था। उस समय मेरे पास छोटी साइकिल हुआ करती थी। उस साइकिल को तेज़ी से भगाता हुआ मैं हंसता हुआ घर की तरफ आ रहा, क्योंकि आज मैं अपने दोस्त को पीट कर आया था। उसने स्कूल में एक लड़की के सामने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी थी। आज मुझे लगा था उसे घर जाकर पीटना होगा, और ये काम मैं आसानी से कर पाया। उसके माता पिता को ज़रा भी शक नहीं हुआ कि मैं गुस्से में घर आया हूँ। उन्होंने तो कह दिया कि वो कमरे में है और दरवाज़ा बंद कर लेना, तुम लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हो। मैंने दरवाज़ा बंद किया, बेड पर उसे अच्छे से पीटा, और उसके बाद अब घर आते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं गैंगस्टर बन गया हूँ। हर कोई मुझसे डरता है, कोई मेरे खिलाफ जाएगा तो मैं घर में घुस कर पीट कर आऊँगा। ये सोचते सोचते मैं अपनी कॉलोनी की तरफ आ रहा था, और जैसे ही उस चौराहे के पास से मैं निकलने वाला था, मुझे सामने आइसक्रीम ट्रक दिख गया। ये वो आइसक्रीम ट्रक था जिसमें बैठा वो आदमी बड़ी अजीब सी कॉस्ट्यूम पहने हुए होता है। वो खुद आइसक्रीम बना होता है, जैसे आइसक्रीम का कोन और ऊपर आइसक्रीम रखी हो। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर घूमता हुआ मुझे दिखा, मुझे अब बस उससे आइसक्रीम लेनी थी। मैं उस आइसक्रीम ट्रक के करीब पहुंच गया और उसको कहने लगा, अंकल मुझे एक महंगी वाली आइसक्रीम दिखाओ, आज मेरे पास पैसे हैं। पिता ने ये भी सिखाया था किसी के सामने ज़्यादा पैसे नहीं दिखाने, कई बार लोग लूट कर चले जाते हैं। पैसे भले ही मैंने जेब में रखे हुए थे, लेकिन उसको ये कह दिया था कि महंगे वाली आइसक्रीम दिखाना, और उसने भी मुझे महंगी वाली आइसक्रीम दिखाने की कोशिश की। जो आइसक्रीम थी वो उसने उस ट्रक के अंदर रखी हुई थी। पहले मुझे रंग बिरंगी आइसक्रीम दिखाता गया, सभी सस्ते वाली। मैंने कहा ये तो कोई बच्चा नहीं खाता, ये घटिया वाली हर बच्चे फेंक देते हैं, ये तो 5 से 6 साल वाले बच्चे खाते हैं। बढ़िया वाली दिखाओ जो बड़ों वाली होती है, जिसे खाने में बहुत मज़ा आता है। उसने फिर से घटिया घटिया आइसक्रीम दिखाना शुरू कर दी, और मुझे लगने लगा था अब ये अच्छी आइसक्रीम नहीं निकालने वाला। मैंने उसको कहा मैं चलता हूँ, तुम्हारे पास कोई अच्छी आइसक्रीम नहीं है। तब उसने भारी सी आवाज़ में कहा था, तुम अंदर आकर क्यों नहीं देख लेते, मुझे तो पता नहीं चल रहा। उसने बस ये कहा था। मुझे लगा अंदर आकर देखना ही होगा। साइकिल मैंने एक तरफ लगा ली। जैसे ही मैं अंदर वो बड़े से बक्से में ढूंढने लगा, आखिर आइसक्रीम कहाँ पर है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ये थी 3 रंग वाली वो आइसक्रीम। मैं इसी को पसंद करता था, सस्ते में 3 टेस्ट मिल जाते थे। कब उसने मेरी नाक पर एक कपड़ा रखा जिस पर पता नहीं क्या था कि मैं जैसे बेहोश सा होने लगा। वो मुझे जकड़ चुका था। मैं चीखना तो चाहता था, लेकिन चीख नहीं पाया। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया था। जब मेरी आंख खुली, मैंने सामने सलाखें सी देखी। मैं हाथ लगाकर इन्हें हटाने की कोशिश कर रहा था, और मुझे कुछ याद नहीं था अभी अभी हुआ क्या है। तभी मेरे दिमाग में वो ख्याल आने लगे, वो आइसक्रीम ट्रक, नाक पर मेरे वो रुमाल रखना, मेरा बेहोश हो जाना, और ये सलाखें छोटे से पिंजरे की थी। मैं ज़्यादा हिल नहीं पा रहा था, जैसे इस पिंजरे में कैद किया गया हूँ, और ताला भी लगा हुआ था। मैंने पूरी कोशिश की उस पिंजरे को धक्का देकर खोलने की, लेकिन वो बहुत सख्त था, मोटा लोहा जिसे मैं तोड़ नहीं सकता था, खोल नहीं सकता था। रोने लगा मैं, चीखने लगा मैं ऊंची आवाज़ में चीखें मार रहा था ताकि कोई ना कोई सुन ले। पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ, ये फूड ट्रक ही है या कोई घर है, कोई कमरा है। इधर उधर झांकने लगा था। रोशनी तो कम थी, लेकिन फिर भी मैं देख पा रहा था। यहाँ जंग खाई बहुत सारी चीज़ें थी, बिखरी पड़ी थी, लेकिन खास चीज़ों पर मेरा ध्यान गया था। वो थी हड्डियाँ।
ये छोटी छोटी हड्डियां थी जैसे छोटे जानवरों की हों। मुर्गियां, चूहे, ऐसी ढेर सारी हड्डियां और बहुत ज़्यादा बदबू। आसपास सीलन भी बहुत ज़्यादा थी और मैं इधर उधर देखता हुआ छत की तरफ देखने लगा। छत पर भी बहुत ज़्यादा सीलन थी और बूंदे पानी की नीचे की तरफ टपक रही थी। ढेर सारा सामान पड़ा था और वो बदबू परेशान किए जा रही। चीखें मारता हुआ मैं गला बैठा चुका था, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। सामने लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ था और इस कमरे में जैसे उस इंसान ने मुझे कैद कर दिया था। धीरे धीरे मेरा सन्न हुआ दिमाग काम करना शुरू कर चुका था। मुझे यहाँ कैद तो किया गया है, लेकिन मैं कड़ियों को जोड़ने लगा था। शहर में बच्चे गायब हो रहे थे जो वापस कभी नहीं मिलते। जब वो चीज़ ने मेरे दिमाग में एक विचार बनाया था ना, मैं खो सा गया था। हाथ पैर ठंडे फिरने लगे थे, सर चकराने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे मौत मेरी आंखों के सामने आंख मिचौली खेल रही है। मैंने 1 घंटे तक बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं इससे बाहर निकल पाऊं, मेरी आवाज़ बाहर चली जाए। मैं पास में पड़ी उन हड्डियों को लोहे के उस दरवाजे पर मार रहा था ताकि उससे भी भारी सी आवाज़ हो और कोई ना कोई सुन पाए, मेरी मदद के लिए कोई ना कोई तो आ जाए। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया था। अचानक ठक ठक की आवाज़ हुई। ये ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई बाहर से चल रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे ये फर्श लोहे का हो और उस पर कोई चल रहा हो। आसपास कोई ना कोई पुल होगा। वो चलने की आवाज़, मेरा बैठा हुआ गला। फिर भी मैंने चीखें मारने की पूरी कोशिश की थी। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैं चीखता रहा और धीरे धीरे वो कदमों की आवाज़ मेरे करीब आने लगी और मुझे खुशी होने लगी। कोई ना कोई आ गया है, किसी ना किसी ने सुन लिया है। जैसे ही दरवाजे के पास कोई पहुंचा, भारी आवाज़ आई, चुप बैठो, अगर तुमने ज़्यादा शोर किया तो मैं अंदर आकर तुम्हारी भी ये जीभ काट दूंगा, फिर तुम बोलने लायक नहीं रहोगे। मैं अंदर से रोकर, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, देखो मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। तभी बाहर से हंसने की आवाज़ आई। तुमने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन जिसने मेरा कुछ बिगाड़ा है उसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए अब गुस्सा तो तुम पर ही निकालना पड़ेगा ना। बस मुझे ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ, तुम मेरे कोई दुश्मन नहीं हो। यहाँ पर बंद रहो और चुपचाप रहो, वरना तुम्हारी जीभ काट दूंगा। सामने देखो 1-2 पड़ी भी होंगी, उन्हें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो तुम। ये बोलकर वो थप थप करके वहाँ से चला गया था। कदमों की आवाज़ दूर जाती हुई महसूस हुई थी मुझे और सामने मेरी नज़र पड़ी थी उन काले रंग के पत्तों पर। वो काले रंग के पत्ते लग रहे थे मुझे। जीभ थी वो जीभ, खून था जो सूख चुका था। चींटियाँ आसपास भिनभिना रही थी, लेकिन वो जीभ सूख चुकी थी, इसीलिए उन्हें उठाकर भी चींटियाँ नहीं लेकर गई थी। उस जीभ को देखकर मेरा गला सूख गया और वो दहशत के पल में महसूस कर पा रहा था। अब मैं बस इंतज़ार कर सकता था उसकी दया का। मैं इंतज़ार करने लगा। लगभग 1 दिन निकल गया, उसका इंतज़ार मैं करता ही रहा। वो ना मुझसे मिलने आया, ना पानी देने आया, ना कुछ खाना देने आया। गला सूख चुका था, पेट में चूहे दौड़ रहे थे और मैं समझने लगा था यहाँ करता क्या है वो। कोई भी बच्चा वापस नहीं जाता, शायद यहीं पिंजरे में कैद होकर मर जाता होगा। मैं चिल्लाना तो चाहता था, लेकिन वो जीभ देखकर खौफ पैदा हो चुका था। मुझे लग रहा था मैं चिल्लाऊंगा वो आ जाएगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा, जीभ काट देगा मेरी। अब मैं क्या करता? फिर मेरा दिमाग चलने लगा, निकलना तो होगा यहाँ से। बाकी बच्चों ने भी कोशिश की होगी, क्या वो बच पाए? नहीं, कोई नहीं बच पाया था, कोई भी बचकर निकल नहीं पाया। शायद वो बच्चों को गायब कर देता है, कैद करके मारता है। मुझे कोशिश करनी होगी। मैं देखने लगा था इधर उधर, मुझे ये ताला खोलने के लिए कोई चाबी मिल जाए।
वहाँ चाबी थोड़े न मिलने वाली थी, लेकिन वहाँ लोहे के सामान में एक तार थी लोहे की। मैंने हाथ पहुँचाने की कोशिश की उस पर, वो काफ़ी दूर थी और मेरा हाथ पहुँच नहीं पा रहा था। मैंने एक टी शर्ट पहनी हुई थी। जल्दी से मैंने अपनी टी शर्ट उतारी और उसकी बाजू से लपेट कर मैंने खींचने की कोशिश की वो तार को। मेरी खुशकिस्मती थी, तार का मुंह ऊपर की तरफ था और मेरी वो टी शर्ट सीधा उस ऊपर वाले मुंह में तार में फंसी और वो छेद बनाकर मैं तार को खींच सकता था। खींचता गया मैं, वो लंबी तार मेरे हाथ में पहुंच गई और उसके बाद मैं जानता था अब क्या किया जा सकता है। फिल्में मैंने भी बहुत देखी थी चोरी वाली। बैंक में बड़े बड़े तालों को तारों से खोल दिया जाता है। अब यह ज़्यादा महंगा ताला नहीं था, साधारण ताला था, लेकिन चाबी से खुलने वाला। वो लोहे की तार को मैंने गोल गोल किया और उसके बाद चाबी बनाकर उसमें घुसेड़ दिया। मैं घुमाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो तार घूम नहीं रही थी, ताला खुल नहीं रहा था। मैं तार को घुमाता रहा अलग अलग तरह से और 1 घंटे बाद मैं समझने लगा था कि एक ताला काम कैसे करता है। अंदर एक कुंडी सी थी। जब मैं उस कुंडी के पास तार को पहुंचाता तो टक की आवाज़ सी आती और ऊपर से वो पाइप सी जो ताले की थी वो थोड़ी हिलती थी, यानी जो करना है यहीं से करना है। अब मैंने 2 और तार ऐसे ही घुमावदार बनाई और उस छेद में डाल दी। उसके बाद उन्हें भी ऊपर की तरफ खींचने लगा। 2-3 बार टक की आवाज़ आई और ताला खुल गया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। जल्दी से मैंने उस ताले को खोला और उसके बाद वो सलाखों वाला पिंजरा, मैं उससे बाहर था। लगभग 1 दिन तक उसी के बीच रहने के कारण शरीर अकड़ चुका था। सबसे पहले तो मैंने अपने शरीर को खोला, उसके बाद सोचने लगा था अब आगे करूं तो क्या करूं। अब मुझे इस कमरे में देखना था कोई ऐसे औजार को, कोई ऐसे हथियार को जो मैं अपने हाथ में पकड़ पाता। इसी से मैं उस पर वार कर पाऊंगा, वो सामने मिलेगा। ज़रूर ये एक कमरा होगा और यहाँ पर बाहर वो बैठा हुआ होगा। मैंने वो लोहे की रॉड जो एक तरफ पड़ी थी उसे हाथ में पकड़ लिया और उसके बाद मैं लोहे के दरवाजे के पास जाने लगा। हल्की से हाथों से मैंने नीचे वो हैंडल को घुमाया। वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। मैंने ज़ोर ज़ोर से हैंडल को घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा खुल ही नहीं पा रहा था। नीचे ध्यान दिया मैंने, कोई की होल भी नहीं था, यानी यहाँ पर इस दरवाजे को खोला नहीं जा सकता। अब क्या करूँ मैं, अब क्या करूँ? मेरा दिमाग घूमने लगा था। मुझे लगा ये बाहर से दरवाज़ा बंद है, इसे खोला नहीं जा सकता। मैं रोने लगा था। मैं बिलक बिलक कर रो रहा था, नीचे लिपट लिपट कर रो रहा था। लेकिन फिर जब आपको अपनी मौत के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है ना, तो हिम्मत बढ़ने लगती है। अपने आंसुओं को पोंछने के बाद वो लोहे की तार को हाथ में पकड़े हुए मैं सोच रहा था, कोशिश तो करूंगा ना, बाहर से ही मैं ताले के उस छेद में ये तार फंसाकर खोलने की कोशिश तो करूंगा। जब मैंने वो दरवाजे को एक तरफ से देखा, वहाँ कोई की होल था ही नहीं, यानी कोई चाबी यहाँ लगती ही नहीं। साधारण कुंडी जो हम दरवाज़ों पर लगाते हैं, वैसी ही कुंडी बाहर वाली तरफ लगी हुई थी। वो एक कुंडी नहीं, 3 कुंडियाँ थी इस दरवाजे को बंद करने के लिए। मैंने एक गहरी सांस ली और उसके बाद जल्दी से मैंने वो लोहे की तार को उन छोटी सी सलाखों के बीच से निकाला। यहाँ छोटी सी सलाखें उस दरवाजे के बिल्कुल बीच ऊपर एक छोटी सी खिड़की बनाए हुए थी। उससे बाहर नहीं निकला जा सकता था, लेकिन बाहर हाथ डाला जा सकता था। मैंने अपना हाथ बाहर की तरफ लटकाया और उसके बाद वो लोहे की तार मैंने बाहर लटकाई। अब अगर कुंडी है तो उसे खींचने की कोशिश भी की जा सकती है। अब बंद उस तरफ की है, खींचूंगा तो इसी तरफ ना। तो उस कुंडी में मैंने फंसाने की कोशिश की वो तार। 15-20 मिनट में इधर उधर हाथ मारता ही रहा, लेकिन उस कुंडी में वो तार फंस नहीं पा रही थी। कई कोशिशें मैं कर चुका था और मुझे ये लगा तार को सही तरह से मैं फंसा नहीं रहा, तो मैंने तार को थोड़ा गोल कर दिया। उसके बाद नीचे जाकर तार एक कुंडी में फंसी। थोड़े से झटके मारे थे और टक की आवाज़। नीचे वाली वो कुंडी मैं खोल चुका था। वो खोलने के बाद मुझे लगा अब मैं 3 कुंडियाँ खोल सकता हूँ आसानी से। यहाँ से मैं बाहर निकल सकता हूँ। बाहर अंधेरा सा था,
ज़्यादा कुछ देख नहीं पा रहा था मैं। वो जो खिड़की सी थी काफ़ी ऊंची थी, लेकिन फिल्मों ने जो चीज़ें दिखाई थी उसका फ़ायदा मुझे हो रहा था। उम्र मेरी 10 साल थी, दिमाग मेरा 20 साल जैसा था, इसीलिए एक कुंडी को खोल पाया। मैं दूसरी कुंडी खोलने के लिए तार बाहर डालने ही वाला था, दब दब की वो आवाज़, वो यहाँ आ रहा था। वो किडनैपर चलता हुआ इस तरफ आ रहा था और मेरे हाथ पांव फूलने लगे थे। जल्दी से मैंने सोचना शुरू कर दिया, क्या करूं? वो बाहर वाली कुंडी को देख लेगा, वो देख लेगा, मेरी जीभ काट देगा, हो सकता है मेरी गर्दन काट दे। मैंने वो लोहे की तार को एक तरफ फेंका। जल्दी से मैं उस लोहे की सलाखों वाले पिंजरे में घुसा। वो ताले को मैंने दोबारा से लगा दिया। उसके बाद मैं पिंजरे में था और भगवान को याद कर रहा। वो ताकतवर था, मैं एक बच्चा था। अगर उसे ज़रा भी शक हुआ कि मैं पिंजरे से बाहर निकल गया था, शायद वो मुझे मार देगा। लेकिन वो जब पिंजरे के पास आया, वहाँ कुछ देर खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं। उसके बाद उसने एक चिटिकनी को खोला, फिर से लगा दिया। फिर उसके बाद जो खुली चिटिकनी थी उसने दोबारा उस चिटिकनी को लगा दिया। ये देखने के बाद मेरे हाथ पांव फूलने लगे थे। शायद उसे शक हो गया है, मैंने चिटिकनी खोली है, उसे शक हो गया है। उसने उस खिड़की से आंखें अंदर की तरफ की। उसने देखा था इस पिंजरे को। मैं उसकी आंखें देख पाया था, सिर्फ उसकी आंखें। उसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा होगी। और उसके बाद वो वहाँ से धीरे धीरे चला गया। 2 घंटे मैं इंतज़ार करता रहा ताकि उसे शक ना हो। उसके बाद फिर से मैंने तार अपने पास लाई। वो तार से आराम से मैं वो ताला खोल पाया। लंबी सी तार को बाहर लटकाकर 2 चिटिकनियाँ मैं खोल चुका था। तभी बाहर से एक आवाज़ सी हुई। फिर से हाथ पांव फूले, लेकिन वो हल्की सी आवाज़ थी। जिसके बाद और कोई आवाज़ नहीं हुई। मैंने तीसरी कुंडी को भी खोल ही डाला और उसके बाद दरवाज़ा आराम से बाहर की तरफ खुला था। लेकिन वो ची ची की आवाज़, ये पुराना दरवाज़ा था जिस पर ऑयलिंग भी नहीं की हुई थी। ये आवाज़ यहाँ गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था बाहर कोई हॉल हो और मेरी सांस ऊपर की ऊपर। ये आवाज़, कैसे बचूंगा इससे? कैसे खोल पाऊंगा मैं उस दरवाजे को? उसके बाद हल्के हल्के मैंने वो दरवाज़ा खोलना शुरू कर दिया। आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन किसी दरवाजे को बहुत ज़्यादा धीमे खोलो तो आवाज़ नहीं आती। बिल्कुल जैसे 1 इंच, हर बार 1 इंच मैं धकेलता। ऐसे करते करते मैंने दरवाजे को खोल दिया। अब उस दरवाजे से मैं बाहर जा सकता था। मैं जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला, ये गंदा सा गले आ रहा था जहाँ पर कई कमरे बने हुए थे। दोनों तरफ कमरे जैसे हॉस्पिटल हो। ऊपर वो पुरानी सी लाइट जो बार बार बंद हो रही थी, बार बार चल रही थी। वो लाइट ऐसी थी जैसे कोई डरावनी फिल्म का सीन हो। मैंने थोड़े से कदम आगे बढ़ाए और ज़मीन पर वो पानी रुका हुआ था। मेरे पाँव गीले हो गए थे। हर तरफ बदबू, सीलन और ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ चूहे भी बहुत ज़्यादा हों। कई चूहे घूम रहे थे। चूहों से मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ, चीख पड़ता हूँ। लेकिन मौत को देखने के बाद अब चूहों का डर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तभी आगे से ठम की आवाज़ आई और ये आवाज़ सुनते ही मुझे लगा मैं गया। मुझे लगा अब मुझे इस कमरे से बाहर तो निकलने का मौका मिला है। शायद दोबारा मैं पकड़ा जाऊं, मुझे किसी और कमरे में जाना होगा। मैंने जल्दी से अब इस दरवाजे को बंद किया। 3 चिटिकनियाँ लगाईं। ज़रा सी आवाज़ भी आई थी, लेकिन मैं एक चिटिकनी खोलकर सामने वाले कमरे में चला गया। ये मोटी सी चिटिकनी थी और मैं जल्दी से उसके अंदर चला गया। और उसके बाद वहाँ अंधेरा था, लेकिन एक अलमारी बनी हुई थी जिसके अंदर मैं छिप गया। अपनी आंखें बंद किए हुए आवाज़ सुनना चाहता था किसी के चलने की, लेकिन किसी के चलने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इंतज़ार करता रहा मैं 10 मिनट तक। चलने की आवाज़ आई ही नहीं तो मुझे लगा जो आगे आवाज़ की होगी ना, वो भी किसी चूहे ने ही की होगी। अब कुछ समय तक कोई आवाज़ नहीं आई। तब जाकर मेरी सांस में सांस आई और मैंने वो दरवाज़ा खोला। अब उस अलमारी से बाहर निकलने के बाद मेरी आंखों के सामने जो नज़ारा था मैं बयां नहीं कर सकता।
बिल्कुल वैसा ही पिंजरा इस कमरे में भी रखा हुआ था, लेकिन ये पिंजरा खाली नहीं था। उसमें कपड़े थे और उसके बीच कंकाल। वहां पर कई कीड़े भी थे। ये कोई बच्चे का कंकाल था जो सड़ चुका था। वो पिंजरे से बाहर निकल ही नहीं पाया। मेरे हाथ पांव ठंडे फिरने शुरू हो गए थे। मैं उस पिंजरे में खुद को देख पा रहा था। अगर मैं पिंजरे से बाहर ना निकलता तो इसी तरह मरता। ये आदमी बहुत खतरनाक है। ये बच्चों को किडनैप करता है और यहाँ मरने के लिए छोड़ देता है। मैं अपने साथ ऐसा होता हुआ नहीं देख सकता। मुझे बचना होगा, मुझे बचना होगा। क्या करूं? निकलने का रास्ता ढूंढता हूं। ये सोचकर मैं उस कमरे से जल्दी से बाहर निकला था। इंसानी सड़न की बदबू सूंघी नहीं जा सकती। गटर से भी ज़्यादा भयानक होती है। मौत की बदबू होती है ये, मौत की बदबू। मैं जैसे ही बाहर निकला, उस गलियारे में मुझे कई और कमरे भी दिखे थे। हर कमरे के बाहर 3-3 चिटिकनियाँ लगी हुई, और मैं उन चिटिकनियों को खोलकर जब अंदर देखता तो मेरी सांसें रुक जाती। कई पिंजरे, कई कंकाल, वहाँ जीभ का वैसा टुकड़ा, और कई जगह सिर्फ पिंजरे में ही कंकाल नहीं थे। एक जगह मैंने देखा था खोपड़ी एक तरफ पड़ी हुई और धड़ एक तरफ पड़ा हुआ। वो कंकाल और उस पर थोड़ा थोड़ा मांस। पिंजरे से वो बाहर निकला होगा और उसका शरीर अलग और सर अलग कर दिया, सड़ने के लिए यहीं छोड़ दिया। अब मैं बदबू का कारण भी समझ गया था। इंसानी लाशें, यहाँ इंसानी लाशें हैं, और एक जगह वो सड़े हुए मांस को चूहे खा रहे थे। इन गलियारों में मैं देखता जा रहा था और हर एक कमरे में एक भयानक तस्वीर नजर आती। कई कमरे पूरी तरह से साफ थे, पिंजरे खाली थे, खुले थे। इस बात को बता रहे थे वो और बच्चों को लेकर आएगा, वो और बच्चों को यहाँ पर कैद करेगा और उन्हें मारने की कोशिश करेगा। किसी ने ये सोचा तक नहीं होगा एक आइसक्रीम वाला इस तरह आइसक्रीम ट्रक लेकर घूम रहा है और बच्चों को उसमें किडनैप कर रहा है। किसी को पता तक नहीं चल रहा होगा। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। जल्दी से मैं गलियारे से आगे की तरफ बढ़ने लगा और आगे पहुंचकर एक बड़ा सा कमरा मिला। कमरे के बिल्कुल सामने एक दरवाज़ा, शायद यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता। मैंने उस दरवाजे को खींचने की कोशिश की, खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा पूरी तरह से जाम था। अंदर से की होल साफ नज़र आ रहा। ज़रूर बाहर से ये ताला लगाया गया होगा और ये की होल काफ़ी मोटा था। ये इस बात को बयां कर रहा था कि चाबी भी काफ़ी बड़ी लगती होगी, लेकिन मुझे ये देखना होगा कोई और काम की चीज़ यहाँ मिलती है। तभी मेरा ध्यान एक तरफ पड़े उस फ़ोन पर गया, लैंडलाइन फ़ोन। ये उस समय का सबसे बढ़िया वाला फ़ोन था। जल्दी से मैंने वो फ़ोन उठाया और नंबर लगाने की कोशिश की। मैं कोशिश करता जा रहा था नंबर लगाने की, और दिमाग में नंबर याद नहीं आ रहा। मुझे इमरजेंसी नंबर भी दिमाग में याद तक नहीं आ रहा था। सोचने के बाद कि घर का नंबर क्या है, किसी दोस्त का नंबर क्या है, मैं किसी नंबर को याद नहीं रखा करता था। बस एक पेज पर रखा हुआ था नोट करके, और वहाँ से याद करके लगा दिया करता था। तभी 911, मुझे 911 याद आया और जल्दी से मैंने 911 पर कॉल की, और उसके बाद मैं उन्हें कहने लगा था, मुझे किडनैप किया गया है, मुझे किडनैप किया गया है, मेरा नाम मिचल है, मेरा नाम मिचल है। सामने से एक लड़की कह रही थी, देखो बेटे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बताइए आप कहाँ पर हो। मैंने कहा, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ। ये बंद कमरे हैं, पिंजरे हैं, लाशें पड़ी हैं, मुझे पिंजरे में कैद किया गया था। मैंने पिंजरे को खोल दिया, तब जाकर मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। सामने दरवाज़ा है और दरवाजे के पार कुछ नहीं देख पा रहा मैं। ये पूरी तरह से लोहे का बंद दरवाज़ा है। आप यहाँ पर आइए, मुझे बचाइए। वो लड़की पूछ रही थी, आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता ये जगह कौन सी है। सीलन बहुत ज़्यादा है, जैसे कोई अस्पताल का गलियारा हो। दोनों तरफ कमरे हैं, चिटिकनियाँ लगी हुई हैं, अंदर लाशें पड़ी हैं।
वो लड़की मुझसे बार बार पूछ रही थी कि ये जगह कौन सी है, सही तरह से बताओ तभी हम तुम्हें ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये बंद सी जगह थी, मैं इलाके के बारे में कुछ नहीं बता सकता था। वो निराश होने लगी थी, लेकिन मैंने तभी उसको कहा, वो आदमी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो आइसक्रीम ट्रक चलाता है। आइसक्रीम ट्रक, वो कोन वाला, वो कॉस्ट्यूम पहन कर रहता है। और तब उसने मेरे मुंह पर कपड़ा रखकर मुझे इस तरह से फंसाया। मैंने पूरी कहानी बता दी थी और उस लड़की को एक क्लू तो मिल गया था। अब वो किसी का पीछा तो कर ही सकते थे। और उस लड़की ने मुझे कहा था, तुम खुद को बचा कर रखना, हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। जितने भी इस तरह आइसक्रीम ट्रक हैं, हम हर किसी ट्रक की तलाशी लेंगे, उसे पकड़ेंगे। मैं उन्हें कह भी रहा था कि मुझे यहाँ से निकलने में बहुत परेशानी होगी अगर वो यहाँ आ गया, हो सकता है मुझे मार दे, तो जल्दी करिए। इसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया था। अब मुझे एक और बात का डर बहुत ज़्यादा सता रहा था। फ़ोन तो मैंने रख दिया, अगर इसी नंबर पर दोबारा बैक कॉल आ गई तो क्या होगा? और उस आदमी ने अगर वो बैक कॉल पर कोई जवाब दे दिया फिर क्या होगा? तभी ठक ठक की आवाज़ आने लगी। ये चलने की आवाज़ थी जो उस दरवाजे के बाहर से आ रही थी और मेरा दिल बैठा बैठा जा रहा। मैं सोच रहा क्या करूं, पीछे की तरफ भागूंगा तो गलियारे में साफ दिख जाऊंगा। तभी इस कमरे के एक टेबल के नीचे मैं छिप गया। वो टेबल के ऊपर कपड़ा था तो मैं कपड़े के नीचे आसानी से छिप सकता था, लेकिन उस आदमी की नज़रों से बच सकता था या नहीं ये मुझे पता नहीं था। तभी चाबी घूमने की आवाज़ आई। उसने उस ताले में चाबी लगाई थी और दरवाज़ा खोल दिया। मोटा लोहे का दरवाज़ा था, शायद इसे मैं खोल तक ना पाता। जल्दी से उसने उस दरवाजे को अंदर से बंद किया और चाबी उसने घुमाकर एक टेबल के ऊपर रख दी थी। तब वो एक तरफ जो अलमारी पड़ी थी ना, उसकी तरफ गया। मैं उसके पैर देख पा रहा था। उसने जो आइसक्रीम वाली ड्रेस पहन रखी थी उस ड्रेस को उतारा और बाकी कपड़े पहनने लगा, जैसे वो कपड़े बदलने के लिए यहाँ आया हो। यकीनन ये उसका घर होगा। ये सोचकर मैं बस लेटा रहा था, मौके का इंतज़ार करता रहा कि जब मौका मिलेगा, जब किसी मौके में मुझे लगेगा मैं भाग सकता हूँ, मैं भागूंगा। तभी वो जैसे घबरा सा गया। शायद पीछे वाला दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था मैंने। जैसे ही वो पीछे की तरफ भागा, मुझे मौका मिल गया। चाबी सामने थी तो मैंने जल्दी से वो चाबी उठाई, दरवाज़ा खोला और उसके बाद दिमाग काम किया मेरा। मैंने वो दरवाजे को बंद कर दिया और चाबी बाहर से लगा दी। अब वो अंदर बंद था और भागता हुआ दरवाजे के पास आया। दरवाजे के पास आते ही वो बाहर मुझे बुलाने लगा था, मिचेल, मिचेल, खोलो, दरवाज़ा खोलो मिचेल, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। मैं घबराया हुआ था। मैंने कहा, मैं नहीं खोलूंगा, मैं नहीं खोलूंगा। मैंने अंदर कमरे देखे हैं, मैंने कमरे देखे हैं। ये कहकर मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगा था। ये नीचे वाली जैसे मंजिल थी और सीढ़ियां चढ़कर जब मैं ऊपर पहुंचा, वैसा ही गलियारा यहाँ पर भी मौजूद। यहाँ पर भी वैसी ही वो लाइट जो बंद हो रही चल रही। यहाँ पर भी वैसे ही कमरे और मैं भागा उस तरफ। आगे की तरफ मैं भागता गया। दरवाज़ों के अंदर देखा, लाशें, कंकाल, कपड़े, वो बदबू यहाँ भी मौजूद थी और यहाँ पर काफ़ी जगह काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा था। जैसे ही मैं आगे वो बड़े से कमरे में पहुँचा, लोहे का दरवाज़ा वहाँ पर भी था। वो दरवाज़ा इस चाबी से खुल नहीं रहा था। यहाँ कोई लैंडलाइन मोबाइल नहीं था। मैं बस ये देखना चाहता था कि यहाँ से बचकर कैसे भाग सकता हूँ। और पीछे से ठक ठक की आवाज़, वो किसी चीज़ से जैसे ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा था अंदर से, और मैं ऊपर से फंसा हुआ था। हर कोशिश कर ली मैंने, हर कमरे को देख लिया। अब यहाँ से बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास पहुँचा, वो भारी सी रॉड लेकर मैं देख पा रहा था, उसने वो मोटे लोहे के दरवाजे को एक तरफ से टेढ़ा कर दिया था। वो जो ताला था, अंदर से एक कुंडी सी लगती थी ताले से, वो उसने टेढ़ी कर डाली थी। ज़ोर ज़ोर से मोटा हथौड़ा मार रहा था वो, और अंदर से हंसता हुआ, मिचेल,
मिचल, ज्यादा समय नहीं है, मैं दरवाजा जल्द ही तोड़ दूंगा और तुम्हारी जीभ नहीं काटूंगा। क्यों डर रहे हो? जीभ तो उन बच्चों की काटी थी जो चीख रहे थे। तुम तो बचकर भागे हो ना, तो जीभ क्यों काटूं तुम्हारी? तुम्हारी तो टांगें काटूंगा, मारूंगा नहीं, सिर्फ टांगें काटूंगा। मैं रोता जा रहा था। बचने का कोई रास्ता मुझे मिल नहीं रहा, तो मैं फिर से अलग अलग कमरे के अंदर जाने लगा। कोई ना कोई तरीका तो होगा, कोई बंदूक मिल जाए, कोई हथियार मिल जाए जिससे मैं उस पर वार कर पाऊं, कुछ तो कर पाऊं मैं। तभी एक कमरे में वहां कई बटन बने हुए थे, जैसे बिजली का एक ग्रिड सा बना हुआ हो, और उसके ऊपर एक एयर वेंट था। वो एयर वेंट ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन मैं भी तो पतला सा था ना। फिर मैं देखने लगा, यहाँ इस फ्लोर पर बहुत सारे एयर वेंट बने हुए थे, हर कमरे की ओर। शायद किसी ज़माने में ये कोई अस्पताल रहा होगा। मैं जल्दी से ऊपर चढ़कर उस एयर वेंट में घुस गया और एयर वेंट को मैंने आगे से बंद भी कर दिया। ये एयर वेंट अलग अलग कमरों में जाता था, इसीलिए अब मैं अलग अलग कमरों में उस एयर वेंट के जरिए खिसक खिसक कर जा सकता था। मैं सीधा बाहर गलियारे वाले एयर वेंट में चला गया और ठक ठक की वो आवाज़ एक भारी ढम की आवाज़ के बाद रुक गई। फिर चलने की आवाज़ आने लगी। वो चलकर सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और मुझे लगा मैं फंसा। अगर उसे पता चल गया मैं एयर वेंट में हूँ, फिर मैं मारा गया। वो जल्दी से भाग कर आया और एक एक करके कमरों को देखने लगा, दरवाज़ा खोल खोल कर। मिचल, कहाँ हो मिचल? बाहर निकल आओ, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? तुम कितने तो प्यारे हो, पसंद वाली आइसक्रीम मांग रहे थे ना। तुम्हारी टांगे कितनी प्यारी हैं, कोमल कोमल सी टांगे। इन्हीं टांगों का इस्तेमाल किया था ना भागने के लिए। वो पिंजरा तुमने खोला कैसे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम बताओगे मुझे? खुद बताओगे या मैं तुमसे बुलवाऊं? लेकिन मारूंगा नहीं तुम्हें। कोमल कोमल टांगे तुम्हारी काटूंगा, काटूंगा मैं। इसी चीज़ में मुझे मज़ा आता है। मुझे वो बच्चों की जीभ काटने में भी बहुत मज़ा आया था। वो चीख रहे थे, बच्चे चीख रहे थे, मत करो मत करो। मैं उनकी पीठ पर बैठ गया था, फिर उनकी ज़बान को अपनी उंगलियों से पकड़कर खींचा था। एक बच्चे ने काटा भी था, लेकिन जब हलक में अपनी उंगलियां गड़ा दो ना, मुंह खुला का खुला रह जाता है। जीभ को बाहर तक खींचा था मैंने और आरी नुमा उस चाकू से धीरे धीरे काटा था। तुम्हारी टांगों को वो आरी नुमा चाकू से ही काटूंगा। खून तो बहेगा, लेकिन मेरे पास बड़ी वाली पट्टियां भी मौजूद हैं। वो पट्टियों से लपेट दूंगा, फिर खून नहीं निकलेगा। पता है ना मैं आगे क्या क्या करने वाला हूं। डर तो नहीं लग रहा मिचल? आ जाओ बाहर, मिचल आ जाओ बाहर। वो अब नीचे घूमने लगा था, एक एक करके उन कमरों को खोल रहा था और बोलता जा रहा था, डराता जा रहा था। मैं कांपता जा रहा था। बस मौत आंखों के सामने थी, और वो भी बहुत ज़्यादा डरावनी। ऐसे कातिलों की कई फिल्में देखी हैं मैंने। ये बहुत भयानक होते हैं, सनकी होते हैं। इन्हें दया ज़रा भी नहीं आती। ये बस जो करना चाहते हैं वो करके ही दम लेते हैं। एक एक करके उस कमरे को वो खोलता जा रहा था। उसे मैं नहीं मिल रहा था तो वो चिढ़ने लगा था। अंत में वो बड़े दरवाजे के पास गया और उस दरवाजे को खींचकर खोलने की कोशिश करने लगा। उसके बाद वो दरवाजे से बाहर झांकने की कोशिश करता रहा, लेकिन बाहर वो छोटी सलाखें थी, देखा नहीं जा सकता था। फिर उसने बाहर की तरफ आवाज़ लगाई, मिचल खोलो मिचल, मैं इस दरवाजे को भी तोड़ सकता हूँ। ये सुनते ही मुझे लगा कि ये अगर इस दरवाजे को तोड़ेगा तो इसे लगेगा कि मैं ऊपर जा चुका हूँ, फिर मेरे पास बचने का रास्ता है, वो दरवाजे से आगे निकलने का रास्ता है। मैं चुप ही रहा था और उसने वैसा ही किया, उस दरवाजे को भी तोड़ने लगा। शायद उसे लगा होगा कि मैं वो दरवाज़ा खोल सकता हूँ, लेकिन कैसे? वो दरवाजे की ये चाबी नहीं थी। मैंने ध्यान दिया, वहाँ ज़मीन पर एक चाबी पड़ी थी। जब मैं
वो दरवाजे को खींचने की कोशिश कर रहा था। पास में टंगी हुई वो चाबी जो उस दरवाजे की थी। मैं पागल था, चाबी देखी नहीं मैंने। हाथ लगने के कारण एक तरफ चाबी गिर चुकी थी। अगर उसने वो चाबी देख ली ना, उसे पता चल जाएगा मैं यहाँ पर हूँ। वो चाबी भी छिपा देगा, बचने का कोई रास्ता नहीं होगा और मैं पकड़ा जाऊँगा ना। चुप रहा था मैं, बस भगवान से यही कामना करता रहा उसे चाबी ना दिखे। उसने आधा घंटा लगाकर उस दरवाजे को तोड़ा और उस दरवाजे को तोड़कर वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगा। अब वो ऊपर भी आवाज़ें लगाता जा रहा था और एयर वेंट से मैं बाहर निकल नहीं रहा था। ये कई मंजिला कोई इमारत लगती है, 2 मंजिलों तक तो मैं पहुंच गया हूँ, ऊपर और कितनी है। वो जिस तरह से आवाज़ें लगा रहा था, लग रहा था ऊपर कई कमरे हैं। वो जैसे सामान को बार बार गिरा भी रहा था। कैसी जगह होगी वो, मैं बस सोच रहा था। लेकिन तभी वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आया। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। फिर वो यहाँ से और नीचे चला गया, नीचे भी कुछ करता रहा और एक तेज धार चाकू लेकर जैसे ही वो ऊपर जाने ही वाला था, उसकी नज़र उस चाबी पर पड़ गई। उसकी नज़र चाबी पर गई और उसे देखने के बाद जल्दी से उसने वो दरवाज़ा लगा दिया। दरवाज़ा लगाने के बाद भारी सामान उसके आगे रखा। वो सामान रखता जा रहा था। उसने दरवाजे के आगे लोहे की एक रॉड भी फंसा दी, उसे टेढ़ा भी कर दिया और फिर हंसता हुआ कहने लगा, मिचल, छिपे हुए थे मिचल। मुझे लगा तू भाग गया, लेकिन तू तो यहीं पर है। मुझे बहुत निराशा हुई थी, यहाँ से कोई बचकर नहीं जाता। तू पहला था, लेकिन नहीं, तू भी बचकर नहीं गया। तू भी यहीं पर मरेगा। तू मेरे साथ रहेगा। तुझे कैद करूँगा मैं, कैद, लेकिन बिना टांगों के। माफ़ कर दे बच्चे, तेरी टांगें तो कुतरनी पड़ेंगी मुझे। वो एक एक करके हर कमरे को देख रहा था। वो हर कमरे को देखने के बाद फिर से सर को खुजाने लगा। मैं उसका चेहरा बिल्कुल साफ देख पा रहा था। वो एक 55 साल का आदमी था। चेहरे पर कई कट के निशान थे। उसके कंधे से कपड़े थे, लेकिन आंख के पास एक बड़ा सा कट जो उसे डरावना बनाता था। लेकिन चेहरा उतरा हुआ, जैसे बहुत सालों से मायूस हो। माथे पर कई निशान पड़े हुए थे। सर खुजा रहा, सोच रहा कि मैं कहाँ गया। मैं डर रहा था कहीं उसके ख्याल में ये ना आ जाए कि यहाँ एयर वेंट हैं। बस उसे ये ना पता चल जाए। भगवान उसके दिमाग में ये कभी मत लेकर आना। धीरे धीरे वो अलग अलग कमरों में दोबारा जाने लगा। उसके बाद वो गया उस ग्रिड वाले कमरे में। वहाँ उसका ध्यान शायद उस एयर वेंट में पड़ा होगा। तभी कुछ खुलने की आवाज़ आई। उसने एयर वेंट का ढक्कन खोला और एयर वेंट में बोला, मिचल यहाँ पर हो। सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, सांस नहीं आ रही थी तो एयर वेंट में चले गए। डरने की कोई बात नहीं है, आ रहा हूँ मैं। जहाँ पर भी हो तुम, आ रहा हूँ मैं। उसकी वो भारी आवाज़ ने मेरी चीख निकाल दी थी और ये मेरी गलती थी। उसे पता चल गया मैं एयर वेंट में कहाँ पर हूँ। अब मैं तेज़ी से भागा। मैं आगे की तरफ भागा, उस कमरे की तरफ। मुझे लगा था कमरे में उतरकर दरवाज़ा खोलूँगा, लेकिन मुझे तभी दिमाग में आया वो रॉड, वो लोहे की रॉड उसने दरवाजे पर फंसा दी है। लेकिन एयर वेंट सिर्फ नीचे का ही नहीं था, ये ऊपर जाने का रास्ता भी एयर वेंट में था। मैं पतला था, एयर वेंट से ऊपर जा सकता था। और वो दरवाजे की तरफ भागा। वो दरवाजे के आगे रखा उसने ढेर सारा सामान उसके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा था। वो सामान को हटाने में लगा हुआ था और मैं एयर वेंट में ऊपर जाने के रास्ते में अपने घुटने, अपने हाथ फंसा कर ऊपर की तरफ जा रहा। 12 फुट ऊपर तक मुझे खींचना पड़ा था, लेकिन तब जाकर ऊपर वाली जगह के एयर वेंट में मैं पहुंचा। लात मार कर एयर वेंट को खोला। उसने नीचे से रॉड तब तक सीधी कर ली थी। वो दरवाजे को खोल चुका था और मैं इस जगह पर था। ये जगह अब बेसमेंट नहीं थी, मैं मेन फ्लोर पर आ गया था। ये कोई पुरानी सी चर्च लग रही थी। यहाँ मिट्टी ही मिट्टी, ढेर सारी कुर्सियाँ,
उन पर गंदगी थी और जल्दी से एयर वेंट से मैं बाहर निकला और भागा बाहर की तरफ। टूटा हुआ वो दरवाज़ा और मेरे पीछे वो आदमी बड़ी तेज़ी से भाग रहा था। जैसे ही मैं चर्च से बाहर निकला, ये कब्रिस्तान था। मैं कब्रिस्तान से भी बिना सोचे बाहर भाग रहा था। वक्त 11-12 बजे का होगा, दिन का वक्त था और गाड़ियों के हॉर्न मुझे साफ सुनाई दे रहे थे। बड़ी तेज़ी से भागा था उस दीवार को फांदने के लिए और पीछे वो था हाथ में तेज धार हथियार लेकर। वहीं पर चीखते हुए मैंने दीवार को पार कर दिया था। वो लगभग 7 फुट की दीवार थी, लेकिन मुझे ऐसी दीवारों पर चढ़ना आता है। हम बच्चे शरारतें करते हैं ऐसी, और हमारे घर वाले हमें रोकते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते ऐसी मुसीबत की घड़ी में हमारी यही शरारतें हमारे काम आती हैं। दीवार को फांद कर मैं सड़क पर था और वहां चीखता हुआ, उसने मुझे किडनैप किया था, उसने मुझे किडनैप किया था। और वो उस दीवार के ऊपर से नीचे की तरफ झांक रहा। और वो भीड़, वो कुछ लोग थे जो दीवार फांद कर अंदर जाना चाहते थे और वो वहाँ से भाग निकला। पुलिस वहाँ आ चुकी थी और वहाँ मुझसे बात की जा रही थी। मिचल, मेरी तलाश तो पहले ही चल रही थी और वो ढूंढ रहे थे उस आइसक्रीम ट्रक को। मैं तब बच पाया था और उस कातिल को ढूंढा नहीं जा सका था। 1 महीने तक पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते रहे। वो पुरानी चर्च कब्रिस्तान के पीछे कब की बंद हो चुकी थी। उसे किसी ज़माने में बनाया गया था, फिर बंद कर दिया गया था, लेकिन वहाँ कई लाशें मिली थी, लगभग 15 बच्चों की। अलग अलग शहरों से गायब हुए बच्चे भी यहाँ पर लाए गए थे और अंत में वो यहीं पर बच्चों को उठाने लगा था। शायद वो कभी पकड़ा ना जाता, किसी को पता ना चलता कि वो आइसक्रीम ट्रक से बच्चों को किडनैप कर रहा है, अगर मैं बचकर ना निकल पाता। 1 महीने बाद उसे पकड़ा जा सका। वो आइसक्रीम ट्रक छोड़कर तो भाग निकला था, लेकिन चलकर ज़्यादा दूर नहीं जा सका था। तस्वीरें मेरे बताने के कारण बन चुकी थी, स्केचेस, और उसके बाद असली तस्वीरें मिली तो उसे आसानी से पकड़ा जा सका। वो एक ऐसा आदमी था जो अपने इस अजीब से काम को अपनी उपलब्धि मानता था। पुलिस वालों ने उसके पूरे इतिहास को ढूंढ निकाला था। मैंने दोबारा उसे जेल में नहीं देखा। एक बच्चे को ऐसे कातिल के पास जाने नहीं दिया जाता, लेकिन छिपकर मैंने अखबार में ज़रूर पढ़ा था। वो एक ऐसा आदमी था जिसके माता पिता नशेड़ी थे और उसे पालते थे, पीटते थे। वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन उसके माँ बाप घर में मरे हुए मिले थे। किसी को नहीं पता उन्हें किसने मारा था। अब पुलिस वाले उस केस को भी सुलझा पाए थे। जब वो 12 साल का था, उसने अपने माँ बाप को मार डाला था। फिर उसे फॉस्टर होम में भेजा गया। वहाँ पर भी एक नर्स मरी हुई पाई गई थी। इसके बाद ये बाहर निकला था और कभी भी इसने जिनको मारा उसके बारे में सबूत नहीं छोड़े। ये ऐसी जगह ढूंढता था जहाँ लोग आते जाते ना हो। इस तरह इसने ये कत्ल को अंजाम दिया था और पुलिस वाले बहुत खुश थे। आखिरकार उसे पकड़ा गया। मुझे भी इनाम देना चाहते थे, लेकिन मेरे घर वालों ने मना कर दिया। वो चाहते थे मेरा नाम अखबार में ना आए और कहीं मेरे बारे में पता ना चले, ताकि खतरा ना बढ़े। ये बात 1990 की है। मुझे बाद में ये ज़रूर पता चला था कि उसे सज़ाए मौत नहीं दी गई थी, बल्कि उम्र कैद की सज़ा हुई थी। कभी उसने ये बात नहीं बताई कि उसने बच्चों को क्यों मारा, लोगों को क्यों मारा। बस वो ये कहा करता था कि वो मारना चाहता था तो मार देता था। कारण क्या होता था वो कभी नहीं बताता था। आज भी मैं आज़ाद घूमते हुए बचपन की उन यादों को डरावना एहसास मानता हूँ। और वो कातिल आज भी जेल में है। उसे पैरोल नहीं मिली, उसे छोड़ा नहीं गया, लेकिन उस काल कोठरी में कहते हैं वो खुद से बातें करता रहता है। वो बस अपने गुनाहों को कभी कबूल नहीं करता। उसने ये ज़रूर कहा उसने सबको मारा, लेकिन ये कभी नहीं बताया कारण क्या था। कहते हैं कि ये पागल लोग होते हैं जो किसी को मारने के लिए कारण का इंतज़ार नहीं करते। ये उनकी आदत होती है, जैसे सांस लेना, खाना,
पीना। उसी तरह कुछ पागल ऐसे होते हैं जो मारना पसंद करते हैं। हो सकता है ऐसे पागल दुनिया में और भी हों और वो ऐसे कत्ल करते भी हों, लेकिन कभी पकड़े नहीं जाते। मैं ये कहानी बताकर आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ आपको भी सतर्क रहना चाहिए। जुर्म हमारे इर्द गिर्द ही होता है, किसी को भी कानों कान भनक नहीं होती। समय आने पर वो बहुत भयानक रूप ले लेता है।